नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ और उस टॉपिक का नाम है भारत की मिट्टी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत की मिट्टी या फिर भारत के भूगोल से हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ सवाल पूछे जाते हैं। तो आज ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे कहीं ना कहीं सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ सवाल देखने को मिलते हैं। तो भारत की मिट्टियों को पहले तो मैं ये बताता हूँ। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को हम लोग मृदा विज्ञान कहते हैं, जिसे पेडोलॉजी कहा जाता है। पेडोलॉजी कहते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है और मिट्टी के अध्ययन को हम लोग पेडोलॉजी कहते हैं, मृदा विज्ञान कहते हैं। तो 2 सवाल यहाँ से बन सकता है। अब हम लोग धीरे धीरे करके वो 8 जो प्रकार हैं मिट्टी के 8 वर्गों में जो विभाजित किया गया है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है जलोढ़ मिट्टी, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एलुवियल सॉइल। तो यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। तो ये मिट्टी जो होती है इसमें ये नदियों द्वारा लाई जाती है, नदियों में बाढ़ आती है, इस वजह से ये मिट्टी लाई जाती है और इसमें पोटास की बहुलता होती है, इसीलिए ये बहुत ही उर्वर होती है मिट्टी और ये फर्टाइल होती है मिट्टी और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है और यह भारत के सबसे उपजाऊ मृदा है। ठीक है। यदि यह मिट्टी भारत के लगभग 22% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान, तटीय मैदान जलोढ़ मिट्टी का बना होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर इसका डेटा पूछे तो 22% भाग पर यह मिट्टी पाई जाती है और ये संपूर्ण भारत में, उत्तरी भारत में अधिक इसकी मात्रा पाई जाती है और फिर तटीय मैदान में भी पाई जाती है। यह 2 प्रकार की होती है, एक होता है बांगर और एक होता है खादर। तो बांगर खादर क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। जो पुरानी मिट्टी होती है वो बांगर होती है और नई जलोढ़ मिट्टी खादर होती है। लेकिन जलोढ़ मिट्टी उर्वरता के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसमें धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन आदि फसलें उगाई जाती है। लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूं कि बांगर से ज़्यादा उपजाऊ खादर मिट्टी होती है। जलोढ़ तो ऐसे भी उपजाऊ मिट्टी होती है, लेकिन खादर जो होती है वो ज़्यादा उपजाऊ होती है। अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे आते हैं, काली मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं, ब्लैक सॉइल। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है और इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता होती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। ये सवाल पूछता है, ये सवाल हमेशा पूछता है कि उसके मिट्टी का काला रंग क्यों होता है। तो टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट और जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। और ये किससे बना हुआ, निर्माण किससे हुआ, तो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। इसमें आयरन, चूना पत्थर, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है, कार्बनिक पदार्थों की इसमें अधिकता पाई जाती है। और फिर इसके बाद है इस मिट्टी को रेगूर मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है और कपास की खेती के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त होती है। अतः इसे काली कपास की मिट्टी भी कहते हैं। इसमें अन्य फसलें भी होती है, गेहूँ होता है, ज्वार होता है, बाजरा इत्यादि फसल उगाई जाती है। लेकिन ये यहाँ से महत्वपूर्ण 2-3 सवाल बनते हैं कि ये काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। दूसरा सवाल पूछता है कि काला क्यों होता है रंग, तो टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। इसको एक और नाम से क्या जानते हैं, या फिर रेगूर मिट्टी किसी कहते हैं, तो काली मिट्टी को कहते हैं। कपास की बहुलता, इसमें कपास की खेती होती है महत्वपूर्ण। और ये कुछ पूछता है कि किस किस क्षेत्रों में ये पाया जाता है। तो भारत में काली मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, ओडिशा के दक्षिणी क्षेत्र, कर्नाटका के उत्तरी जिला, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी एवं समुद्र तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु के सलेम, फिर रामनाथपुरम, कोयम्बटूर तथा तिरुवल्ली जिलों तथा राजस्थान के बूंदी एवं टोंक जिलों में पाई जाती है। तो मोटा मोटी हम इसे ये समझ सकते हैं कि आपका दक्षिण पश्चिम जो राज्य है वहाँ पे पाए जाते हैं, ये काली मिट्टी पाई जाती हैं। इसके साथ साथ उड़ीसा वाले क्षेत्र में पाई जाती है और फिर आपका एक राजस्थान के क्षेत्र में पाई जाती है। तो काली मिट्टी से यही सवाल विशेष रूप से पूछते हैं। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं लाल मिट्टी के बारे में। लाल मिट्टी के विषय में मैं बताता हूँ। इसे रेड सॉइल कहते हैं। इसका निर्माण जलवायविक परिवर्तन
के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरिक सेलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका और आयरन की बहुलता होती है। तो सवाल ये बहुत महत्वपूर्ण बनता है, ये हमेशा सवाल आता है ये वाला कि ये क्यों, क्या वजह है कि लाल होता है, क्या वजह है, इसमें क्या अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो अधिकता में यही होता है कि ये सिलिका और आयरन की बहुलता इसमें होती है। और इस कैसे निर्माण हुआ है, तो जलवायविक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित सेलों के विघटन एवं वियोजन से हुआ है। लाल मिट्टी का रंग लाल लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जलयोजित रूप में यह पीली दिखाई देती है। मतलब अगर इसमें जल की मात्रा अधिक होती है तो ये पीली दिखाई देती है, लेकिन ऐसे ये लाल दिखाई देती है। और लाल क्यों दिखाई देती है, तो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। ठीक है, यह मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन एवं बंजर भूमि के रूप में जानी जाती है। यह मिट्टी में खेती बहुत कम होती है, उर्वरता इसमें नहीं होती है। इसीलिए कई बार आप देखते होंगे कि जब रोड वगैरह का कंस्ट्रक्शन कहीं होता है तो वहाँ पे ये मिट्टी बिछाया जाता है और उसके बाद उसको पीच किया जाता है। इस मिट्टी में कपास, गेहूँ, दालें एवं मोटे अनाज की कृषि की जाती है। ठीक है, तो कपास, गेहूँ, दालें और मोटे अनाज की खेती की जाती है। भारत में यह मिट्टी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के उत्तर पश्चिम जिला, मेघालय की गारो, खासी जयंतिका की पहाड़ियाँ क्षेत्र, नागालैंड, राजस्थान में अरावली के पूर्व क्षेत्र, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं कर्नाटका के कुछ भागों में पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। तो चूना पत्थर का इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जाती है। तो चूना इसमें अगर उपयोग करते हैं तो थोड़ा उर्वर हो जाती है ये मिट्टी। तो लाल मिट्टी के विषय में ये सारी जानकारी थी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। लेटेराइट मिट्टी, इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विभिन्न परिस्थितियों में होता है। इसमें आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। लेटेराइट मिट्टी को हम लोग कहते हैं लेटेराइट सॉइल कहते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है, तो मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विभिन्न परिस्थितियों में होता है। इसमें आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। ठीक है, इसमें बहुलता किसकी होती है, तो आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। सेलों के टूट फूट से निर्माण होने वाली इस मिट्टी को गहरी लाल लेटराइट, सफ़ेद लेटराइट तथा भूमिगत जलवायविक लेटराइट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, गहरी लाल लेटराइट में लौह ऑक्साइड तथा पोटास की बहुलता होती है। जो गहरी लाल लेटराइट होती है उसमें लौह ऑक्साइड और पोटास की बहुलता होती है और इसकी उर्वरता कम होती है, लेकिन निचले भागों में कुछ खेती इसमें की जाती है। यह भी उर्वर नहीं होती मिट्टी। मैंने अभी बताया था लाल मिट्टी के बारे में, ये भी थोड़ा उर्वर नहीं होती है और इसमें भी यही कंडीशन होता है। गहरी लाल लेटराइट में लौह ऑक्साइड तथा पोटास की बहुलता होती है और उर्वरता कम होती है। सफ़ेद लेटराइट की उर्वरता सबसे कम होती है। देखिए, गहरे लाल की थोड़ा उससे उर्वर होती है, लेकिन सफ़ेद लेटराइट की उर्वरता सबसे कम होती है और केओलिन के कारण इसका रंग सफ़ेद होता है। ये सवाल इम्पोर्टेंट हो जाता है, केओलिन की वजह से यह रंग सफ़ेद दिखता है। भूमिगत जलवायविक लेटराइट काफ़ी उपजाऊ होती है, क्योंकि वर्षा काल में लौह ऑक्साइड जल के साथ घुलकर नीचे चले जाते हैं, इसी वजह से ये थोड़ा उपजाऊ हो जाती है। तो ये कौन सी जल उपजाऊ होते हैं, तो लेटराइट काफ़ी उपजाऊ होते हैं। कौन सा, भूमिगत जलवायविक लेटराइट काफ़ी उपजाऊ होती है। लेटराइट मिट्टी चाय, इलायची, काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त बताई गई है। भारत में मृदा अपरदन, ये एक नोट है, भारत में मृदा अपरदन और उसके परिणामों पर नियंत्रण हेतु 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया था। मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए जोधपुर में सेंट्रल एराइड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। तो ये ध्यान रखिएगा, 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना की गई थी और मरुस्थलों की समस्या के अध्ययन के लिए जोधपुर में सेंट्रल एराइड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। तो आज ये टॉपिक मैंने आपके सामने रखा और मैं आज थोड़ा जल्दी में ये टॉपिक को बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक तरह का क्या कह सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने ये एक वीडियो बनाया, छोटा सा वीडियो लेक्चर था, इसलिए मैं इसको थोड़ा तेज़, अपने आवाज़ को तेज़ और गति में बोल रहा था।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और भारत की मिट्टी जो आपको पसंद आई होगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उन दोस्तों से सब्सक्राइब भी करवाएं और ख़ुद भी सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।